गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फोटोसिंथेसिस की सीरीज में जो है हम फिर से मिल रहे हैं और आज जो है हम फोकस करेंगे एटीपी सिंथेसिस के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था साइक्लिक या नॉन साइक्लिक वे में। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी सिंथेसिस होता है उसी एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे आज हम कि हाउ कैन बी एटीपी synthesized ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसी चीज को हमें आज फोकस करना है, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 चैनल देख रहे हैं, तो आप इसे देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इन वीडियोस को जो है वर्ड बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पर भी देख सकते हैं, या इसके अलावा जो है आप मेरे फेसबुक पेज जो कि वर्ड बायोलॉजी 95 के नाम से ही है www.facebook.com/rajivranjan1571978 पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को, जो है हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है, कैसे होता है, कैसे जो है एटीपी सिंथेसाइज होता है, इन चीजों को जो है हमें जानना है। और एक्चुअली दिस केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है, जो कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करता है, न केवल ये फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करता है, बल्कि रेस्पिरेशन के दौरान, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी सिंथेसाइज होता है वो उस एटीपी सिंथेसिस को भी जो है यही केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है एक्सप्लेन करता है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को पीटर मिचेल ने दिया था और पीटर मिचेल ने ये प्रपोज किया था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को, और उसी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान, चाहे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, इन दोनों में किस तरह से जो है ये एटीपी सिंथेसाइज होता है, इसी चीज को हमें जानना है और समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे होता है ये फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको हमें देखना है। यहाँ आप देखो, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोनों में प्रोसेसेस सेम होते हैं, दोनों में मैकेनिज्म सेम होता है, बट हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को जो है फोकस करेंगे और क्लोरोप्लास्ट को फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है एटीपी सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के भी हम, कि ये जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और आउटसाइड जो है ये आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम। और इस इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और इसी इनर मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस जो है के दौरान जो है एटीपी सिंथेसिस होता है, या रेस्पिरेशन के दौरान जो है एटीपी सिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस और एटीपी को अगर हम लेकर के चलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन को छोड़ देते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में तो हो रहा था ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को कंसीडर करें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये थैलाकॉइड स्पेस है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। तो इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी सिंथेसाइज होता है, और कैसे होता है इस चीज को हमें देखना है, और इसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से अगले स्लाइड पे देखने की कोशिश करेंगे। इसे हम देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय केमी ऑस्मोसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसी चेन को हमें समझने की कोशिश करना है, और इसके साथ साथ जो है इस स्ट्रक्चर को हमें समझने की कोशिश करना है। देन आफ्टर हम ये समझ पाएंगे कि एटीपी कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। यहां जो ये एंटीना मॉलिक्यूल है, ये जो है भी है,
यहां पर जो है अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये थैलेकॉइड का कंपार्टमेंट है, ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। तो थैलेकॉइड कंपार्टमेंट इनसाइड द थैलेकॉइड, दिस इज इनसाइड द थैलेकॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यानी ग्रैनम लैमेली का मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रोमा। ग्रैनम लैमेली या थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, ये आपने पढ़ा था, यानी फोटोसिस्टम जो है अंदर होता है थैलेकॉइड के अंदर। और यहाँ पे हम देखें कि ये जो है लाइट एनर्जी जो है यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये जो हम अभी पेन से जो है आपको दिखा रहे हैं, ये जो येलो एरो दिख रहा है, ये लाइट एनर्जी यहाँ फॉल कर रहा है। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है ये सन के रेडिएंट एनर्जी को गेन कर रहा है फोटोसिस्टम, और गेन करने के बाद जो है यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो रहा है। कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है? लुक हियर, इट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, एंड H2 इज ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस O2 एंड इलेक्ट्रॉन along with the OH माइनस आल्सो, ठीक है। तो जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है कैरी कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ये जो अभी हम जो है कलर दिखा रहे हैं आपको, ये जो पैसेज दिखा रहे हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो है डिफरेंट स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं। और मीनवाइल साइटोक्रोम के दौरान से होकर के जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो वहां पे जो है यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ठीक है। और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो है जो इलेक्ट्रॉन एक जो है चैनल के एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ जो है मूव करता है, या चैनल के जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ जो है ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। मीनवाइल हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो जो है मूव कर जाते हैं जो है थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है इन चैनल्स के पास आते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से जो है जब ये आते हैं तो जो है जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज हो जाते हैं थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में। तो थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में जो है हाइड्रोजन आयन का जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, यानी हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और स्ट्रोमा में लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, बिकॉज स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जा रहे हैं थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड from one component of the electron transport chain to the another component of electron transport chain। तो ये जो है जब ये चेन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होता है, और जब ऑक्सीडाइज हो रहा होता है प्रीवियस जो है कंपोनेंट ऑफ द चैनल तो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन आयंस थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट्स में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करता है, यानी प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट के अंदर इंक्रीज करता है, और स्ट्रोमा के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है। ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर रहा है। और मीनवाइल जो है यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 भी दिखा रहा है, क्योंकि हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कंसीडर करते हुए देख रहे हैं, जिसमें कि NADPH का सिक्रीशन भी होता है, सिंथेसिस भी होता है। तो यहाँ पे जो है चूंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने पीछे देखा था कि दोनों फोटो सिस्टम जो है इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये जब हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ से रिलीज होकर के थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में मूव करते हैं तो थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर गया, और जब थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करे, यानी वो ये चाहता है कि जो है वो थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट से स्ट्रोमा के अंदर जो है मूव करे हाइड्रोजन आयंस। बट ये जो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल होता है हाइड्रोजन आयंस के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा था कि यहाँ पर भी जो ट्रांसफर हो रहा है हाइड्रोजन आयंस का जो है थैलेकॉइड कंपार्टमेंट में, वो जो है जब
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स जो है जब ऑक्सीडाइज होते हैं तब जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो है रिलीज करते हैं थैलेकॉइड के कंपार्टमेंट में, यानी वो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ से कंपार्टमेंट में नहीं आ रहे थे। तो सिंस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर द हाइड्रोजन आयंस or protons, so these hydrogen ions can't enter to the stroma of the chloroplast, यानी ये हाइड्रोजन आयंस जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते। सो दे ट्राई टू डिस्कवर या ट्राई टू फाइंड आउट द पाथवे थ्रू विच दे कैन एंटर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये चाहते हैं, वो खोजते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पाथवे मिल जाए जिस पाथवे के थ्रू जो है ये थैलेकॉइड कंपार्टमेंट से स्ट्रोमा के अंदर आ सके। और ये कंपार्टमेंट, ये जो पाथवे उनको मिलता है वो मिलता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के फॉर्म में। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। ठीक है, ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है ये इसी चीज को जो है आपने सेल के स्टडी के दौरान जब आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तो वहां पे F0 F1 पार्टिकल के रूप में जो है आपने देखा था, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के रूप में देखा था। ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं और ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स में जो ये F0 F1 पार्टिकल्स या एटीपी सिंथेटेज पाए जाते हैं तो उस एटीपी सिंथेटेज के थ्रू ये हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इंटर करते हैं स्ट्रोमा के अंदर। मीनवाइल जब ये हाइड्रोजन आयंस, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, तो एक जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है एक्सर्ट करता है या एक तरह से जनरेट होता है। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्यों जनरेट होता है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो ग्रेडियंट के कारण जो है जनरेट होता है, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जब मूवमेंट होना होगा तो वहां पे एक ग्रेडियंट जनरेट होता है और उसी ग्रेडियंट के कारण जो है हाई प्रेशर एरिया से पार्टिकल जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है मूव करता है। तो उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है जनरेट होता है और वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है वो उसके कारण जो है इन प्रोटॉन्स की एनर्जी लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब जो है ये इस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम से होकर के क्रॉस करते हैं तो इन प्रोटॉन्स की एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है इस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। और मीनवाइल यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों आते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में ऐड कर दिया जाता है थ्रू द रिगल बॉन्डिंग। और उस रिगल बॉन्डिंग के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है, नियर अबाउट 7300 कैलोरी। और ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमें मिलती है इस हाई काइनेटिक एनर्जी वाले प्रोटॉन से। तो एटीपी सिंथेटेज हाई काइनेटिक एनर्जी वाले प्रोटॉन्स को यूटिलाइज करता है, उसके एनर्जी को यूटिलाइज करता है और उस एनर्जी के हेल्प से एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को कंबाइन करता है और कंबाइन करके बनाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो है जब इन प्रोटॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है तो ये लो एनर्जी प्रोटॉन्स जो होते हैं या लो एनर्जी हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये स्ट्रोमा में आसानी से आ जाते हैं और इस तरह से जो है थैलेकॉइड कंपार्टमेंट और स्ट्रोमा के बीच जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है उसको बैलेंस किया जाता है या जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है उसको बैलेंस किया जाता है और एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये एटीपी सिंथेसिस हुआ जो कि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो है एक प्रोडक्ट था। और अगर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो रहा है तो ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे आते हैं यही हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ NADP+ के द्वारा जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आया हुआ है और NADP+ जो है वो चेंज कर जाता है NADPH में। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो था एटीपी सिंथेसिस by the chemiosmotic theory. This chemiosmotic theory was proposed by the Peter Michel. और इस तरह से फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग द साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेम यही थियरी जो है अप्लाई होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है और वहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है तो वहां पर भी एटीपी सिंथेसिस के लिए यही थियरी जो है अप्लाई होता है और इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है एटीपी सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। वहां पर अंतर ये होता है कि थैलेकॉइड ना होकर के वहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है एंजाइम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं
और इनर मेम्ब्रेन पे जो F0F1 पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को कंटेन करते हैं, वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। एज लाइक द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, हाइड्रोजन आयंस के लिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इम्परमिएबल होता है, ठीक है। तो वहां पर भी जो है एक हाई प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है जनरेट होता है और वो जो है प्रोटॉन्स अपने पाथवे को खोजते हुए F0F1 पार्टिकल्स के थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने की कोशिश करता है और मीनवाइल एटीपी इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड। तो ये जो था वो हमने पढ़ा केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और जिसमें कि जो है हमारा एटीपी सिंथेसाइज हो रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केल्विन साइकिल को।